एप्स्टीन फाइल के अंदर स्टीफन हॉकिंग का भी नाम है, दलाई लामा का भी नाम है, दीपक चोपड़ा का भी नाम है, ओबामा का भी नाम है, उसके अलावा क्लिंटन का भी नाम है, उसके अलावा आपके बिल गेट्स का भी नाम है। इतने सारे अमीर ज़ादे और पावरफुल लोग वहां पे हाजिर हैं। आप सोचिए, कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि कोई गरीब बंदा एप्स्टीन आइलैंड क्यों नहीं गया? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। फिलहाल हर एक देश में बिजनेसमैन से लेकर सत्ता तक और सत्ता से लेकर धार्मिक जगत तक कोहराम मचा है और एक नाम दुनिया भर के अखबार से लेकर मीडिया तक गूंज रहा है। नाम है एप्स्टीन फाइल। ये सिर्फ एक फाइल का नाम नहीं है, ये उन हजारों पन्नों का सिलसिला है जिनमें ताकत के चेहरे लिखे हैं और इंसानियत की नाकामी दर्ज है। यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, ना कोई फिल्मी किरदार। यहाँ वो लोग हैं जिनके नाम की चमक ने दुनिया को अंधा कर दिया था और उस अंधेरे में सबसे पहले छोटी आवाज़ें दबा दी गई। कोई बिजनेसमैन है, कोई वैज्ञानिक है, कोई राजकुमार है, कोई धर्मगुरु है, कोई लेखक है, तो कोई राजनेता जिनके लेख, भाषण, नारों ने दुनिया को प्रभावित किया। ये सब अपनी अपनी दुनिया के शिखर पर बैठे थे और उस शिखर से नीचे दिखता क्या था? सिर्फ ज़मीन, या फिर वो बच्चियां भी जिनकी उम्र भी स्कूल बैग ढोने भर की थी। सच ये है कि एप्स्टीन फाइल नहीं है, ये दुनिया के शिखर पे बैठे लोगों के कुरूप चेहरे की नैतिकता की फाइल है। दुनिया ने उन्हें जीनियस कहा, सेलिब्रिटी कहा, स्टेट्समैन कहा, लेकिन एक द्वीप ऐसा भी था जहां उनके सारे खिताब उतर जाते थे। वहां वो सिर्फ मेहमान थे और उनके मेज़बान के पास एक डायरी थी। अब वो डायरी खुल रही है और सामने आ रही है 10-12 साल की मासूम बच्चियों के यौन शोषण के किस्से। वो उम्र जब ज़िंदगी सिर्फ किताब और खिलौनों तक सीमित होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के। वो उम्र जब इंसान जिम्मेदारी सीख चुका होता है। एप्स्टीन फाइल इन्हीं दो उम्रों के बीच के रिश्तों का दस्तावेज है। ये दस्तावेज बताता है कि ताकत, पैसा और शोहरत इंसान को अंधा नहीं, गूंगा और बहरा भी बना सकती है। सच कहे तो एप्स्टीन फाइल में भले ही लोग दुनिया की नामचीन हस्तियों के अब नाम खोज रहे हो, पर वो आवाज़, वो चीखे कोई नहीं खोज रहा उन मासूम बच्चियों की। 30 जनवरी 2026 को एप्स्टीन की 3 मिलियन से ज़्यादा फाइलें जारी हुई थी। फाइलें जारी करने के बाद सोशल मीडिया पर कई दावों में एप्स्टीन पर बच्चों को खाने, नरभक्षण और अनुष्ठानों वाली बलि में भी शामिल होने से लेकर कई तरह के आरोपों की बात सामने आई। साथ ही आया 2009 का एक वीडियो जिसमें एक 21 साल की मॉडल ग्रेबिला रिको जिमोनेज, जिसमें वो एक खास पार्टी में अमीर लोगों द्वारा लोगों को खाने, रस्म और मानव बलि के दावों के बारे में बात कर रही है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि छोटे बच्चों को टॉर्चर करते थे, क्योंकि बेहद तनाव की स्थिति में बच्चों के शरीर से एड्रेनोक्रोम जैसा केमिकल बनता है जिसे पीकर जवान बने रह सकते हैं। हालांकि ये कहना संभव नहीं है। इनमें से कितने नामचीन लोग इन सभी अपराधों के बारे में जानते थे या उसमें शामिल थे, लेकिन इतना तय है कि इनमें से जो लगभग सभी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एप्स्टीन के टापू पर जाते थे। अब अगर समझे कि जेफरी एप्स्टीन डील कराता था, लेकिन क्या वो डील इन नाबालिग बच्चों के शोषण से होकर गुजरती थी? धर्मगुरु से लेकर बिजनेसमैन तक, राजनेता तक क्या सब शामिल है? तो फिर दुनिया में धर्म, ईश्वर, न्याय का अस्तित्व क्या है? जैसा कि एप्स्टीन फाइल में दीपक चोपड़ा की एक मेल का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें वो एप्स्टीन को लिखते हैं कि उसे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन सुंदर लड़कियाँ होती है इस बात पर भरोसा है। यानी जो लोग जीवन में इतना पैसा कमा लेते हैं कि पैसे के दम पर कुछ भी हासिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता, जहाँ कोई भी सामान्य चीज़ उन्हें उत्तेजना नहीं देती, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी शराब या कॉल गर्ल भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, अब इन्हें अपने इस इंद्रिय सुख के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। फैशन इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, सत्ता हो, जहाँ शराब और सेक्स बहुत सहज है, वहाँ ये लोग अलग तरह के नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में अब उन्हें उत्तेजना महसूस नहीं होती। ये एक तरह का पागलपन है। एप्स्टीन के टापू पर छोटे बच्चों के साथ जो यौन अपराध हुए, उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू ये भी है, लेकिन मोटे तौर पर इसे पागलपन की अगली कड़ी के रूप में देखते हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं? क्या उन्हें सब करना नैतिक नहीं लगा? बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, बिल क्लिंटन हो, क्या सब एक जैसी सोच के थे या है? संयुक्त राष्ट्र की बात थी साल 2015, एक महिला जिसका नाम था हिंद अल उवैस, वो संयुक्त राष्ट्र पहुंची। 1971 के बाद कोई अमीराती महिला वहां पहुंची थी। उसका काम था यूएन में दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों को, सतत विकास और लक्ष्यों को हासिल करना।
वह मंचों से कहती थी कि महिलाओं को गलत नज़र से मत देखो, लेकिन इस मंच तक पहुंचने के 4 साल पहले यानी 2011 से 2012 के बीच उसी महिला ने 469 ईमेल उस शख्स को लिखे जिसका टापू अदालत में यौन तस्करी का अड्डा करार दिया गया था। उन ईमेल्स में उसने अपनी छोटी बहन का परिचय करने की इच्छा जताई। एप्स्टीन ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। हिंद अलवेज कहती है कि उसकी बहन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये कहानी नहीं है कि दोषी कौन है, ये कहानी उस धुंधली रेखा की है जहाँ महिला सशक्तिकरण और शक्तिशाली पुरुषों से मित्रता के बीच का फासला सिर्फ 4 साल का रह जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स के बिजनेस पार्टनर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जॉब उनसे निजी बातचीत में कहते थे कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में बच्चे क्या सोचते हैं या उनके माँ बाप उनसे क्या चाहते हैं, मुझे बस ये पता है कि वो वही चाहेंगे जो मैं चाहूँगा। यानी दुनिया के उद्योगपतियों को पता है कि वो दुनिया को जैसा चाहेंगे ऐसा चलाएंगे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल गेट्स 2017 में अब एक पैंडेमिक की बात कर रहे थे। ये भी सामने आया कि WHO भी इसमें शामिल था, यानी कौन सी दवा कंपनी वैक्सीन बनाएगी ये सब पहले से तय था। ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया में टॉप पर बैठे वही लोग हैं जो शेयर बाज़ारों में उतार चढ़ाव लाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां लाते हैं, अदालतों को कंट्रोल करते हैं, डीप स्टेट के जरिए दूसरे देशों की सरकार गिराते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनका दुनिया पर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि ये खुद को भगवान से भी ताकतवर समझते हैं। यानी अच्छा बुरा नियम कानून जैसी चीज़ें सिर्फ कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, और कमज़ोर लोग अपनी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, सज़ा से बचने के लिए व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। जबकि ताकतवर लोग जानते हैं कि व्यवस्था वही है, सब कुछ वही है। एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में सालों तक तारीख नहीं ले पाता, लेकिन एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल सकता है। जैसे छोटे देशों पर दबाव बनाने के लिए UN है, लेकिन अमेरिका के लिए कोई UN नहीं है। वो जब चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश में घुसकर घर से उठा सकता है। आम आदमी की गाड़ी से 2 शराब की बोतल मिल जाए तो पुलिस जेल में डाल देगी, लेकिन जज के घर से करोड़ों रुपए बोरे में मिलते हैं, उसका कुछ नहीं होता। सनातन धर्म में किसी की मौत के 13 दिन तक शोक रहता है, कोई शुभ काम घर में नहीं होता। अजीत पवार की पत्नी ने उनकी मौत के 5वें दिन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से का ताकतवर आदमी जानता है व्यवस्था, नियम, कायदा, नैतिकता, ईश्वर जैसी कोई चीज़ उनके लिए नहीं होती। जिनके पास पैसा है, ताकत है, वही व्यवस्था है, वही ईश्वर है। यही एहसास हर बड़े अपराध की जड़ है। अमेरिका में तो एक एप्स्टीन फाइल सामने आई, भारत के कोने कोने में ऐसी न जाने कितनी एप्स्टीन फाइल दबी पड़ी है। अजमेर दरगाह के केयर टेकर द्वारा सैकड़ों नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया गया। कहाँ गया केस? सब बरी हो चुके हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम कांड भारत के सबसे भयावह और शर्मनाक बाल यौन शोषण अदालतों में से एक था। कोई अफवाह, कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि अदालतों द्वारा, जांच एजेंसियों द्वारा प्रमाणित अपराध था, जिसमें निर्दोष बच्चियों की चीखें थी, कत्ल था, उन पर जुल्म हुए। आरोपी जमानत लेकर अब घूम रहे हैं। जिस दिन ये फाइलें खुली न जाने कितनी सत्ता एक साथ ध्वस्त हो जाएगी। एप्स्टीन फाइल पर अब वापस आते हैं। जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में से एक आरोप लगाया कि बच्चों के टुकड़े किए गए और उनकी आंतें निकाल ली गई। यह दावा करते हुए कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो मल भी खाते थे। डॉक्यूमेंट्स में जॉर्ज बुश का भी जिक्र है, हालांकि ये साफ नहीं है इसका मतलब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के लिए या किसी और के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नरभक्षण और धार्मिक बलिदान का जिक्र है। ये दावे FBI अधिकारियों और एक अनजान व्यक्ति के बीच 2019 में हुए एक इंटरव्यू से निकले हैं। उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने साल 2000 में एप्स्टीन की योट पर धार्मिक बलि और बच्चों के टुकड़े होते देखे थे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि उस गुमनाम आदमी ने इंटरव्यू के दौरान कैनिबलिज्म का जिक्र किया था, यानी इंसानी मल खाने की भी बात कहीं ना कहीं उसमें आगे आई थी। लेकिन US डिपार्टमेंट की तरफ से जारी फाइलों में कैनिबल और कैनिबलिज्म जैसे शब्द दूसरी जगह पर भी सामने आए हैं, यानी कैनिबल नरभक्षी को कहा गया और कैनिबलिज्म नरभक्षण को, जिसमें एक जीव अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीव का मांस या अंग खाता है। हालांकि एप्स्टीन से जुड़े कैनिबलिज्म का कोई सबूत नहीं मिला, बस फाइल में ये बताया गया है कि उस आदमी ने एप्स्टीन समेत कई जाने माने लोगों पर साल 2000 में एक योट पर उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। FBI अधिकारियों के ईमेल में उस आदमी ने दावा किया था
कि एक तरह की रस्मी बलि का शिकार था, जिसमें उसके हाथ पैर तलवार से काटे गए थे, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा गया। जारी किए गए 3 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में नरबख्शी शब्द 52 बार और नरभक्षण 6 बार आया है। यानी ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा, इसका पूरा सच अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया के बड़े बड़े नामों में असली हकीकत छुपा दी जाएगी। जल्दी किसी देश में जंग शुरू हो जाएगी तो किसी देश पर टैरिफ वार, बस चर्चा का रुख मुड़ जाएगा और एप्स्टीन इतिहास की एक खबर बनकर रह जाएगा।